नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेस अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी एपीओ 2022 का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, फार्म भरा जा रहा है, परीक्षा होने वाली है। पुलिस एक्ट जैसा कि आप जानते हैं, प्रीलिम्स मेंस हर जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, तो कुछ सीरीजों के माध्यम से क्या हमारे पुलिस एक्ट के प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, थोड़ी सी उनकी बेसिक बातों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि पुलिस एक्ट के भी हमारे अधिकतम क्वेश्चन सही हो सकें। और अगर सही से आपने समझ लिया तो आपके सभी क्वेश्चन सही रहेंगे, इस बात का बिल्कुल दावा है। अब ये आपको समझना है क्या, क्योंकि रेगुलर पढ़ा जाने वाला एक्ट नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस तो आप रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन पुलिस एक्ट नहीं पढ़ते हैं। अब आप कम समय में इसे पढ़ेंगे, पढ़ना, दोहराना, तो आप वीडियो बार बार भी देख सकते हैं। एक एक चीज़ मेंटेन करना, ताकि हम बेहतर स्थिति में रहें, सिलेक्शन हमारा हो सके। उसके लिए हम लोग एक नए सिरे से जो है प्रयास करना अब प्रारंभ करेंगे। क्या हैं, कैसे हैं, क्या क्या हमारे प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से हमारे प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से हम आप प्रारंभ करेंगे। देखते हैं क्या क्या है, देखते हैं हमारे इस पहले सेगमेंट में हमें क्या क्या जानना है। हमने पुलिस रेगुलेशन से शुरू किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का रेगुलेशन है, नियमावली है कि किस किस नियमों के तहत, किन किन पैरा के तहत क्या पहचान सुनिश्चित कराई जानी चाहिए, क्या उनकी वर्किंग्स होंगी, क्या चीज़ें रहेंगी, सारी बातें दी हुई हैं। रेगुलेट किया गया है। इसमें आपके अध्यायों की संख्या चैप्टर 37 है। ठीक है, 37 अध्यायों में बांटा गया है और 554 पैरा में बांटा गया है। बीच के कुछ पैरा समाप्त भी हो गए हैं, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था हो गई है, तो यहाँ पर उन पैरा को समाप्त कर दिया गया। जैसे आप अभियोजन अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो अभियोजन अधिकारी से संबंधित ही जो आपका अध्याय 3 था, ये भी क्वेश्चन ही है, वो निरस्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें समाप्त हैं। जहाँ जानना जरूरी है उसको हम जानेंगे, नहीं जरूरी है नहीं जानेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है, किनको किनको रेगुलेट किया गया है, किनकी पहचान सुनिश्चित की गई है, क्या क्रम रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले ही अध्याय में वरिष्ठ अधिकारीगण की बात की गई है, जो कि पैरा 1 से पैरा 17 तक दिया हुआ है। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर्स कौन होंगे, यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के सुपीरियर ऑफिसर्स के बारे में कहाँ बताया गया है, अध्याय 1 में बताया गया है, पैरा 1 से 17 तक, जो कि डायरेक्टर जनरल यानी डीजी, महानिदेशक, जिसको आप डीजीपी भी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहते हैं, वहां से लेकर के, यानी कि इस पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी से लेकर के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे आप डीएसपी कहते हैं, डीएसपी से ऊपर के जितने भी रैंक हैं, डीजी तक, डीजीपी तक, वो सभी पहले चैप्टर के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण यानी कि सुपीरियर ऑफिसर्स में आते हैं। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, अब हम डीएसपी से नीचे जब आएंगे तो रिजर्व इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स की बात की जाती है, यानी कि रिजर्व इंस्पेक्टर निरीक्षक कौन होंगे, रिजर्व उप निरीक्षक कौन होंगे, इनको दूसरे चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में लिखा गया है। पैरा 18 से 24 तक इनके बारे में बताया गया है, इनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तीसरा अध्याय आपका लोक अभियोजक से जुड़ा हुआ था, 25वें पैरा से लेकर के 39वें नंबर तक था, यानी कि पैरा 25 से पैरा 39 तक था, लेकिन अब ये निरस्त हो चुका है। आप जानते हैं कि इनकी अलग व्यवस्था हो गई है, सीआरपीसी में उल्लेख हो गया है, इनको इनसे रिलेटेड जो चैप्टर था यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसे पढ़ना नहीं है, बस ये जानना है कि अब ये निरस्त हो गया है। चैप्टर 3 लोक अभियोजकों से संबंधित था। ठीक है, अगले अध्याय 4 में हम जब जाएंगे, क्षेत्र निरीक्षक सर्किल इंस्पेक्टर के रूप में 40 और से 42 में दिया हुआ है, यानी कि रीजन्स बांट दिए जाते हैं, सर्किल में पूरे जिले को बांटा जाता है और उस सर्किल का कोई इंस्पेक्टर होता है, निरीक्षक होता है, क्राइम आदि कंट्रोल करने में, इन्वेस्टिगेशन में, तमाम जगहों पर वो सहायता करता है। तो सर्किल इंस्पेक्टर 40 से 42। अध्याय 5 में उप निरीक्षक और अधीनस्थ अधिकारी हैं, यानी कि जो हमारे आसपास ज़्यादातर सब चर्चित
पुलिस अधिकारी वर्ग जो चर्चित रहते हैं, जो आसपास हमेशा उपलब्ध रहते हैं, वो यही हैं जिनको आप यसाई, ठीक है, कांस्टेबल, तमाम चीज़ों से, तमाम शब्दों से सुशोभित करते हैं। तो उप निरीक्षक से नीचे वाले, ठीक है, उप निरीक्षक लेते हुए उससे नीचे वाले जितने भी पुलिस अधिकारी हैं 43 से 64 तक हैं, और यह अध्याय 5 में है, ठीक है, अध्याय 5 में है। यही आपको सबसे आसानी से सुलभ होते हैं, आपके समस्याओं के लिए यही सबसे आसानी से सुलभ होते हैं। तो आप एक कैटेगरी देखिए, ठीक है, अध्याय 5 तक कितना क्रम से लिखा है। सुपीरियर ऑफिसर, फिर रिजर्व निरीक्षक, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर था जो कि समाप्त हो गया, फिर क्षेत्र के निरीक्षक, फिर उप निरीक्षक, 1 2 3 4 5 तक। कितना संतुलित दिया हुआ है, रटने की जगह एक क्रम लगाकर पढ़ने की कोशिश करिए, आपको याद भी रहेगा। फिर इसके बाद कुछ स्पेशल बातें बताई गई। ये सारे पद, ठीक है, सिविल पुलिस के रूप में परिभाषित किए गए हैं और काम बताए गए हैं। फिर सिविल से काम ना चले तो सशस्त्र पुलिस बल भी होंगे, ठीक है, जो आर्म्ड आपके फोर्सेज होंगी, पुलिस फोर्सेज होंगी, इनको शस्त्रों की प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, इनको शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाएगा के बारे में उद्बंध किया गया है। यानी कि अध्याय 6 सशस्त्र पुलिस बल, आर्म पुलिस के बारे में 65 से 72 तक के पैरा में इनके बारे में उपबंध दिया गया है, ठीक। फिर रिजर्व प्रशिक्षण भी इनका होता है, अगले अध्याय 7 में दिया गया है। आर्म ट्रेनिंग, रिजर्व ट्रेनिंग 73 से 78 तक दिया हुआ है। क्या डिटेल है, कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अगले वीडियोज में हम पढ़ते रहेंगे एक सीक्वेंस में। एक साथ ही बोझ बनाने का कोई मतलब नहीं है, एक साथ ही बोझ बनाएंगे तो आपको नुकसान होगा, बल्कि एक सीक्वेंस से धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप दिमाग में आपके बैठती जाएंगी। अध्याय 8 घुड़सवार पुलिस, इन्हीं आर्म्ड फोर्सेज में घुड़सवार पुलिस भी होती है। यातायात और रास्तों के प्रबंधन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। माउंटेन पुलिस 79 to 88, 79 to 88 इनका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। चैप्टर 9 अध्याय 9 में ग्राम पुलिस की बात की गई है, 89 to 96A। आप जानते हैं ग्रामीण स्तर पर भी तमाम तरीके से व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण यानी रूरल एरियाज हैं, विलेज एरियाज, रूरल एरियाज हैं, वहाँ तक आसानी से पुलिस फोर्स की पहुँच हो सके, पुलिस द्वारा प्राप्त होने वाले सहायताएं आसानी से हो सकें, पुलिस को इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके, ग्राम पुलिस की व्यवस्था की गई है। फिर रिपोर्ट्स की बात की गई है। अब यहाँ से आपका जो शुरू होता है अध्याय 10 से, ठीक। अब देखिए आप क्राइटेरिया बांटिए, अध्याय 1 से लेकर के 9 तक पुलिस बल के बारे में तमाम तरीके से बताया गया है। डीजीपी से लेकर के ग्राम स्तर के पुलिस तक अध्याय 9 तक 9 अध्यायों में बांटा गया है। फिर अध्याय 10 से अब जो आप सीआरपीसी में पढ़ते हैं, एफआईआर होना, इन्वेस्टिगेशन होना, ठीक है, अदर उस दौरान क्या प्रोसीडिंग्स अपनाई जाएंगी, उनके बारे में यहाँ अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो रिपोर्ट्स टू पुलिस स्टेशन की बात 97 से 103 में की गई है, यानी कि किस प्रकार एफआईआर एनसीआर होती है, किन जगहों पर दर्ज किया जाता है, कैसा प्रक्रिया अपनाई जाती है, इन सब के बारे में यहाँ दिया गया है अध्याय 10 में। अध्याय 11 में इन्वेस्टिगेशन के बारे में, अन्वेषण के बारे में बताया गया है 104 से 128। तो आप जानते हैं एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन एक सीक्वेंस में सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर भी लिखा है। इस दौरान अगर कोई इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, मृत्यु समीक्षा, पोस्टमार्टम कराना है, कोई घायल है उसका इलाज कराना है से संबंधित, मेडिकल से संबंधित 12 में बात लिखी हुई है, चैप्टर 12 में लिखी हुई है, 129 से 146 पैरा नंबर तक, ठीक है। तो आप जानते हैं आपके सीआरपीसी में भी ये सारी बातें इंटर हैं, वहाँ से आप मिलाकर पढ़ेंगे और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी बेसिक इंट्रोडक्टरी रूप में हमें जानना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जानते हुए अपना एक नोट्स बना करके, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके, ताकि आपको कोई समस्या न होने पाए, ये आपको करना होगा। अध्याय 13 गिरफ्तारी, जमानत, अभिरक्षा आदि के बारे में, यानी कि अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी के बारे में लिखा हुआ है। अध्याय 13 147 से 164 तक। तो आप जानते हैं सारी चीज़ें अब संविधान के अनुसार गिरफ्तारी, जमानत, अभिरक्षा सब कुछ के लिए नियम दिए हुए हैं, संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार सारी प्रोसीडिंग्स हैं। तो यहाँ पर भी डिटेल देखिए, सीआरपीसी में लिखा है
सीआरपीसी की प्रक्रिया यानी क्रिमिनल प्रक्रिया का प्रोसीजर का एक अंग है। तो यहाँ पर विस्तारित तौर पर एक-एक लोगों की ड्यूटीज़ को बताया गया है, प्रोसीडिंग्स को बताया गया है, इसलिए इतने ज़्यादा पैरा इसमें हो गए हैं, ठीक है? और इसी दौरान यानी इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम आदि की भी ज़रूरत पड़ती है, गिरफ्तारी की भी ज़रूरत पड़ती है और अगर कोई संपत्ति रेशनलियस हो या कोई बात हो, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो, तो उसे अभिरक्षा में लेना और उसके बारे में डिस्पोज करना, डिस्प्यूट को डिस्पोज करना, इससे संबंधित अध्याय आपका 14 है। कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पैरा 165 से 173 तक इसके बारे में बताया गया है कि संपत्तियों के संबंध में पुलिस अधिकारियों के क्या व्यवहार रहेंगे, कब कैसी संपत्ति पर कैसा व्यवहार वो अपनाएंगे, अध्याय 14 में बताया गया है, इसे आपको ध्यान देना रहेगा। अध्याय 15 में विशेष अपराध स्पेशल क्राइम के बारे में बताया गया है 174 से लेकर के 185 तक, यानी कि बहुत से ऐसे विशेष अपराध होते हैं जिसका बहुत गुरुतर प्रभाव इस सोसाइटी पर पड़ता है। उनके कंट्रोल करने के लिए उनसे संबंधित छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इफेक्ट बहुत गंभीर डालते हैं, इसीलिए स्पेशल क्राइम के रूप में यहाँ पर पैरा 174 से 185 तक इसकी व्यवस्था बताई गई है कि कैसे कैसे इन पर कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रण रखा जाएगा। तो इससे संबंधित चैप्टर आपका चैप्टर 15 है। तो 15 चैप्टरों में क्या बेसिक बातें हैं, इनकी चर्चा हमने आज की। 15 से आगे अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आप इस पोर्शन को पहचान लेते हैं यानी चैप्टर वाइज सिस्टम को समझ लेते हैं तो पैरा में आपको बिल्कुल से समस्या नहीं रहेगी, लेकिन यह बात अगर आप नहीं समझ रहे हैं बेसिकली तो आपको समस्या बनी रहेगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके और चीज़ों को बार बार सुनिए, बार बार वीडियो को देखिए ताकि कंठस्थ हो जाए, ठीक है? याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान से 2-3 बार आप सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी। धीरे-धीरे सारा पुलिस एक्ट ऐसे ही हमारा हो जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा बोझ बनाने से अच्छा है स्टेप बाय स्टेप किया जाना। तो अगले वीडियो में हम बाकी के सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बेहतर तरीके से अध्ययन करिए, स्ट्रेटजी को समझिए, भविष्य आपका उज्जवल रहेगा, परीक्षाएँ आपकी आसान हो जाएँगी। अगर इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आपको समस्या हो जाएगी। तो आज हमारा चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 हमने पढ़ा, जिसमें से एक चैप्टर 3 आपका निरसित हो चुका है, रिपील हो चुका है। अब वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ने लायक है, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में लिखा हुआ था, जिसको निरसित कर दिया गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धीरे-धीरे अच्छी तरीके से आप तैयारी करिए, सिलेक्शन के करीब जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में मैं फिर पुनः आप लोगों के समक्ष रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।